Today our topic is accounting principles or we can say assumptions, fine. And जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एक्चुअली हमारा टर्मिनोलॉजी के साथ था, तो हमने ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटेड ऑल द टर्मिनोलॉजी ऑफ द अकाउंटिंग. अब कुछ टर्म्स और मतलब हमें मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन विद एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स मैं एक काम करूँगा, मैं उसको शो करूँगा सारी मतलब टर्मिनोलॉजी को. आज हम मतलब अकाउंटिंग के ऐसे प्रिंसिपल्स सीखने जा रहे हैं जिनकी मदद से हमारी जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगी. जो हमें बेसिकली कंसिडर करने वाइल डूइंग एनी अकाउंटिंग फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के टाइम हमें वो प्रिंसिपल्स सारे कंसिडर करने पड़ते हैं. हमें ट्रीट क्या अपने आप को करना होता है, हमें क्या नहीं करना है. हमें आज जो पढ़ना है वी कैन कॉल देम प्रिंसिपल्स कहिए या एजम्पशंस कहिए और कंसेप्ट्स कहिए. ये जो एजम्पशंस होती है ये हम एज्यूम करते हैं, हमें यहाँ पे चीज़ें एज्यूम करनी है. इवन हमें अगर आपको ये झूठ भी लगेगी हमें तब भी इनको एक्सेप्ट करना है एज ए ट्रू, तब जाके हमें मतलब काम हमारा निकलेगा. बिजनेस की पोजीशन हम तब पता कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें तब पता कर सकते हैं जब हम इन प्रिंसिपल्स को या कंसेप्ट्स को या एजम्पशंस को हम फॉलो करेंगे. एजम्पशंस मीन एज्यूम, हमें कुछ प्रिंसिपल एज्यूम किए करने हैं. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हमारी मतलब चल रही है उनके हिसाब से मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ये मतलब विद द टाइम टू टाइम इनको मतलब चेंज भी किया गया है, मॉडिफिकेशंस भी लाई गई है, ठीक है. और उस मॉडिफिकेशंस की मदद से या इन प्रिंसिपल्स की मदद से हमने अकाउंटिंग की प्योर इंफॉर्मेशन ट्राई की है मतलब पता करने की. तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को काउंट नहीं करेंगे, अगर हम इन कंसेप्ट्स को काउंट नहीं करेंगे, इन एजम्पशंस को काउंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं निकलेगा. तो हमें इन एजम्पशंस को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर हमें प्रैक्टिकली हम जब करेंगे अकाउंटिंग को हम इन कंसेप्ट्स को कंसिडर किया करेंगे. व्हाइल डूइंग एनी ट्रांजैक्शन हम हर किसी कंसेप्ट को फोकस किया करेंगे और हमारी ट्रांजैक्शन को मतलब अंजाम दिया करेंगे. तो आज जो हमारे एजम्पशंस है या कंसेप्ट्स है मैं अपने हिसाब से इनको सम अप करूंगा. फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, जो आपको एजम्पशन है, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हमें कंसिडर करना है. पहले इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि हमें जब भी किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है हमें मान के चलना है कि भाई हमें एज्यूम करना है कि ये बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा. अगर रियलिटी की भी मैं बात करूं तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका बिजनेस बंद होना चाहिए? नोबडी वांट्स कि मतलब उसका बिजनेस बंद. हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस ही मतलब सक्सेसफुल हो जाए और नंबर 1 पे आ जाए. तो कोई नहीं चाहता. हमें ये एजम्पशन एज्यूम करके चलनी है. जब भी हम किसी की बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे आपको आज के बाद अपने आप को ट्रीट करना है अकाउंटेंट. और जब भी हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे हमें पहले एज्यूम करना है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा. हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट रखना है, हमें इंडेफिनिट पीरियड पे मानना है कि बिजनेस भाई है, कि हमें एज्यूम करना है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट जो हमें पहला रूल चलता है. दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम अकाउंटिंग में बिजनेस को ट्रीट करते हैं सेपरेट एंटिटी. ओनर को हम सेपरेट मानते हैं एंड बिजनेस को हम सेपरेट मानते हैं. व्हाइल डूइंग एनी अकाउंटिंग, जब भी हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे हमें और एक एजम्पशन एज्यूम करनी है कि हमें बिजनेस को अलग रखना है, हमें बिजनेस को ट्रीट करना है एक आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन को हमें इसके साथ दूर रखना है जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे. मतलब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा. मान के चलते हैं यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, किसी बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया. जब हम अकाउंटिंग करेंगे दिस इज ए सेपरेट एंटिटी. ये अलग बिजनेस है, अलग पहचान है इसकी, अपनी पहचान इसकी अपनी है, ये सेपरेट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है क्योंकि जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते नहीं है बल्कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. मतलब क्या, ऐसे एग्जांपल बता दूं, अगर हमें कोई अकाउंटेंट अपने बिजनेस में लाना होगा, मतलब हमें कोई मतलब हमें अकाउंटेंट लाना है, हम अपने बिजनेस के लिए लाएंगे कि अपने घर के खर्चों के लिए लाएंगे? ऑब्वियसली वी विल गेट एन अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस. तो जो भी अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस के अंदर होता है यहाँ पे. और जो भी बिजनेस में लेन देन होता है हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर किसी ट्रांजैक्शन को काउंट आउट करते हैं. अगर हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, कोई भी जब भी हैपनिंग, कोई भी इवेंट हो जाएगा, जब भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें हम हमेशा कंसिडर करते हैं अपने आप को एज अ बिजनेस. हम बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, हम अकाउंटेंट को ट्रीट करते हैं इनटू द बिजनेस. ये अकाउंटेंट इस बिजनेस के अंदर होता है और इसका अकाउंट सेपरेट बनता है इस बिजनेस के अंदर. इसको बिजनेसमैन को हम जो भी पैसा डालता है हम उसको कहते हैं बिजनेस के अंदर कैपिटल. ठीक,
जब भी बिजनेस के अंदर कहीं और से पैसा आता है, मतलब बैंक या कोई लोन हम उठाते हैं, कोई भी कर्जा उठाते हैं, कोई भी चीज बाहर से आती है बिजनेसमैन के बगैर, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। आई वॉन्ट टू रिकॉल दम ऑल द टर्मिनोलॉजी जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, थोड़ा सा इस कंसेप्ट के हवाले से मैं इसको बताना चाहता हूँ। ठीक, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी पैसा बिजनेस के बाहर निकालेगा, बिजनेस इसका नाम पड़ाएगा ड्रॉइंग्स। मींस जब भी बिजनेसमैन कोई भी कैश उठाएगा, बिजनेस के अंदर कोई चीज भी उठाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, बिजनेस उस चीज को बोलेगा क्या, ड्रॉइंग्स। ये भी एक टर्मिनोलॉजी में है, मतलब एनी अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और काइंड एनी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स। ये और एक टर्मिनोलॉजी है। हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की, ये प्रिंसिपल से एज्यूम करना है। अगर हमें अकाउंटिंग में मतलब हमें इसको स्ट्रांगली हमें सीखना है, हमें इन कंसेप्ट्स को कंसीडर करना है। दिस इज द सेकंड कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ये एक assumption है, हमें एक बिजनेस को ट्रीट करना पड़ता है आर्टिफिशियल पर्सन। फाइन, जितने भी दुनिया में अब हमारे जितने भी बाहर दुकान है जिनके ऊपर नाम है, बोर्ड है, हम उनको आज के बाद ट्रीट करते हैं मतलब सिटीजन्स, बट आर्टिफिशियल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। ठीक, तो ये वो बिजनेस आज के बाद आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहां से हम अकाउंटिंग करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी लेन देन होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाएगा। फाइन, तो ये दूसरा कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट है, हमें अकाउंटिंग जो करनी होती है वो एक पीरियोडिकल वे में करनी पड़ती है। मतलब हम ईयर टू ईयर यूजुअली अकाउंटिंग करते हैं, कर सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी भी हम रिजल्ट्स देख सकते हैं, अकाउंटिंग को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो हम अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करते हैं दैट इज यूज्ड बाय फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैं आपको ऐसे बताऊं, मतलब हमें इससे एक फायदा मिलता है ये कि अकाउंटिंग से हमें बिजनेस की ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है जिसकी मदद से हम कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग हम ईयर टू ईयर क्लोज करते हैं और चेक करते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, व्हाट इज हैपनिंग विद द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, या उसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता करनी होती है जो हमें देनी पड़ती है मैनेजमेंट को या इन्वेस्टर्स को, फाइन, जो हमें एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट देयर आर सोर्सेस जिनको हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो हम अकाउंटिंग करते हैं ईयर टू ईयर बेस पे, लाइक जैसे हम बचपन से जैसे हम आए हैं, नर्सरी से लेकर अभी तक 10th तक 11th से हमने कॉमर्स स्टार्ट किया, अकाउंटिंग स्टार्ट की। हर साल के एंड पे हमारी परफॉर्मेंस चेक की जाती थी। सेम इज द केस विद अकाउंटिंग बिजनेस की हर साल के एंड पे मैं यहां से साल करता हूं स्टार्ट 2012, 13, 14, 15, 16, हर साल के एंड पे यहां पे अकाउंटिंग करनी, एंड हमें प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन पता करनी है हर साल के एंड। इससे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा हमने पीछे क्या क्या था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो ईयर टू ईयर बेस पे होती है। अकाउंटिंग पीरियड में कैलेंडर ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। फाइन, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे ईयर को अप टू 31st, कोई भी मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ, या यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 31st दिसंबर, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। दिस इज कॉल्ड एन असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इसके हिसाब से भी हम अकाउंटिंग करते हैं, इसके हिसाब से भी अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम ईयर मानते हैं अप्रैल से स्टार्ट हो गया और मार्च में एंड होगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ईयर, अगर मैं बताऊं अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023 तक यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, साल हो जाएगा, पूरा साल यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हम अकाउंटिंग को स्टॉप करते हैं, बिजनेस को स्टॉप करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और या तो ये ऐसे ईयर होता है कैलेंडर ईयर, यहाँ पे इस डेट पे हम एंड पे डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। दिस इज एन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये भी हमें करना पड़ता है। वन मोर कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये एक प्रिंसिपल है कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हमें हर कोई ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर होनी चाहिए। वो मनी में उसका वैल्यू निकलना चाहिए, मतलब यूनिट्स, केजी, ऐसा कुछ चलेगा नहीं। यूनिट्स की, केजी की बात आप बताओगे, अकाउंटिंग काम नहीं करेगी। अकाउंटिंग को बोलना है भाई अगर कोई कितने भी यूनिट्स है, 10 यूनिट है या केजी है, 10 केजी है, कितने रुपीस के मॉनेटरी वैल्यू में, चलो 10,000, यहाँ पे मतलब अकाउंटिंग काम कर सकती है।
तो मनी मेजरमेंट, हर किसी चीज को पैसों में वैल्यू निकालना है और उसी को भाई अकाउंटिंग काउंट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हेन वी डिस्कस इट बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसमें मैंने बोला था बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए, जिस भी चीज का पैसों में वैल्यू निकलेगा उसी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो वही अकाउंटिंग कहती भी है कि पहले आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन देन मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ हमें मनी में इसको मेजर करना पड़ता है। दिस इज द फोर्थ कंसेप्ट। फाइन, मैचिंग कंसेप्ट, वन मोर कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। हमें मैच क्या करना पड़ता है, हमें पूरे साल के एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ता है इनकम्स के साथ, और हमें पता करना पड़ता है अगर इनकम ज्यादा होंगी एक्सपेंस से तो कितनी, तो वो प्रॉफिट की सिचुएशन है, और अगर एक्सपेंसेस मतलब ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस की सिचुएशन। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करते हैं और पता करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हमें साल के एंड पे करना होता है, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये काम भी हमें करना पड़ता है। एंड वन मोर इज दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। आप कब मानोगे आपके लिए रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, हम कब माने किसी ट्रांजैक्शन को भाई ये हमारे लिए इनकम है कि नहीं है। हमें अगर कैश हम रिसीव करेंगे, हमने कोई सामान बेचा, इफ वी सोल्ड आउट एनी गुड्स, कोई भी चीज हमने बेच दी, हमने भाई कैश रिसीव किया, अगर हमने कैश, इज इट अ सेल, इज इट अ इनकम, यस, ये हमें अपना रेवेन्यू मानना है। हाँ, अगर ये क्रेडिट पे भी जाता है तब भी हमें इसको रेवेन्यू ही मानना है, ठीक है। बनिस बताए उसके बाद पैसे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमें इसको रेवेन्यू मानना है क्योंकि ये एक्रूवल कंसेप्ट पे काम करता है। और एक कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट मतलब हम सर्विस अगर हम देंगे और पैसे बाद में आएंगे फ्यूचर में, वी ट्रीट एज दैट थिंग एज इनकम। हम उसको एज्यूम करते हैं कि अपने आप के लिए वो एक इनकम है, हम उसको इनकम मानते हैं। और एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से हम अगर हम कोई सामान भी बेचते हैं, ठीक है, डेटर को डेटर्स क्रिएट होते हैं, क्रेडिट पे हम जो माल बेचते हैं, हम उसको ऑन द सेम टाइम जब हमारे पास गुड्स आते हैं वहां से हमें प्रॉमिस आता है, उस प्रॉमिस का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको पैसों में वैल्यू निकलता है, यूजुअली हम रिसीव करते हैं बिल्स रिसीवेबल, तो उसमें उसको हम रेवेन्यू मानते हैं। वो इसका मतलब ये अगर हम सामान कोई कैश पे भी क्रेडिट पे भी बेचेंगे, कैश पे भी बेचेंगे, दोनों सूरतों में हमें उसको सेल मानना है ऑन द सेम टाइम, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हम कब किसी चीज को रेवेन्यू अपना मानेंगे, ठीक है, ओके, ये भी गया। अब इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट, राइट डाउन इट इन बिटवीन, फाइन। इसमें और एक कंसेप्ट उससे पहले जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। तो we will discuss first cost concept, or we can call it हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ऑल्सो। ये कॉस्ट कंसेप्ट ये है कि भाई हमें जो एसेट अगर हमने कोई बिजनेस में परचेज किया होगा उसका जो वैल्यू होगा वो स्टैग्नेटेड वे में हमारे बिजनेस के अंदर 10 साल भी वही दिखाएगा, ठीक है। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। या मैं अगर ऐसे बताऊं, लैंड इज देयर, अगर कोई लैंड अपने बिजनेस में परचेज किया है 10 लाख का और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू है 1 करोड़, सो दैट डजंट मीन कि मतलब हम अकाउंटिंग में उसको 1 करोड़ ही मार्केट वैल्यू ही दिखाएंगे, हम उसको नहीं दिखा सकते। हम वही वैल्यू दिखाएंगे जो हमारे अकाउंट्स में है, ठीक है। अगर उसके ऊपर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुई, हम 10 साल के बाद उसका वैल्यू वैसे ही दिखाएंगे जैसे हम डेप्रिसिएशन हमने अज्यूम की होगी, वैल्यू जितना जितना कम हुआ होगा या बढ़ गया होगा। तो कॉस्ट कंसेप्ट में हम एसेट्स का कॉस्ट स्टैग्नेट रखते हैं, ठीक है, तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। एंड नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाट वी कॉल इट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मुझे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, और वी कैन कॉल इट ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट। ड्यूअल एंटिटी कहो या ड्यूअल एस्पेक्ट की बात कहो, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और ड्यूअल एंटिटी, हम अकाउंटिंग में मतलब हर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट्स होते हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। टू फोल्ड एस्पेक्ट्स मींस एक में हम गेट करते हैं तो ऑन द सेम टाइम हम गिव भी करते हैं, मतलब कोई चीज हम डेबिट भी करते हैं, कोई चीज हम क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें डेबिट क्रेडिट में भी बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है, इट मींस एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज कहूं या मैं कहूं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये कहूं तो एक ही बात है, फाइन। तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, इसका मतलब ये एसेट्स जो भी होते हैं बिजनेस के अंदर उनका वैल्यू होता है इक्विटीज के वैल्यू में इक्वल होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई कैन प्रूव दिस थिंग। मैं एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा। मैं एक बुक परचेज करने गया
तो जब मैं बुक परचेज करने गया, मैंने अपने जेब में 500 रुपए लिए, मैंने बाप से लिए पैसे या फादर से पैसे लिए, किसी से भी पैसे लिए, अपनी जेब से या खुद ही जनरेट किया, व्हाट वी कॉल इट कैपिटल। मैं गया बुक लेने और मेरे जेब में मान के चलते 500 रुपीज थे, एंड मैंने जब वो बुक परचेज करनी चाहिए उसकी वैल्यू थी 550। तो मैंने जब शॉपकीपर से बोला भाई मेरे पास 500 ही है, तो उसने बोला नहीं इट्स कॉस्ट इज 550। तो मैं उठा, मैं निकला। तो मैंने निकलने के बाद क्या किया काम, मैंने निकलने के बाद ये काम किया, आई ट्राई टू, मतलब मैं घर जाने वाला था लेकिन रास्ते में मुझे एक फ्रेंड मिल गया। तो मैंने उसने पूछा कहाँ थे, मैंने बोला ऐसे बुक थी लानी थी, तो वो 550 में आ गए, मेरे पास 500 थे। उसने बोला ये लो यार 50 रुपीज मुझे बाद में देना। मतलब इन शॉर्ट मैंने एक बुक फिर खरीदी और अपनी जेब में से 500 थे प्लस मैंने 50 उधार लिया अपने फ्रेंड से। मतलब जो मेरे जेब में पैसे थे, अपने पैसे जो मैंने थे, वो उसको हम कहते हैं कैपिटल, और जो मैंने उधार लाया उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। फाइन। और जो मैंने बुक लाई उसका जो वैल्यू है वो 550 है। तो बुक मेरी एसेट बन गई, मान के चलते हैं, कैपिटल, मेरे जेब का पैसा कैपिटल बन गया, लायबिलिटी 50 रुपीज आ गई, ठीक है। टोटल में बुक का वैल्यू 550। you can see it, asset is equal to capital plus liability, और asset is equal to equities। equities होते हैं basically claims which are against to the assets, जो हमें claims repay करनी होती है फ्यूचर में, against जो हमने assets के against दी होती है। तो equities अगर हम देखते हैं capital, liability, ओनर में एक ड्यूटी ये होती है, वो कभी भी बिजनेस अपना बंद कर सकता है। he can claim and he can take his amount any time। लायबिलिटी वाला किसी से कर्जा लिया, अगर हमने उससे पे ऑफ नहीं किया, वो कभी भी हमारे पास आ सकता है और ले सकता है। दे आर हैव अ राइट, दे कैन टेक मनी बट व्हेनेवर दे वांट, बट जब इनकी टर्म मतलब कंप्लीट हो गई होगी लायबिलिटी पर्टिकुलर की और हम उनको पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो तब जाके वो वैसा स्टेप ले सकते हैं। अगर हम कोई भी बात करेंगे बिजनेस के अंदर से, फॉर एग्जांपल आई परचेज्ड अ मशीन, मैं एक ट्रांजैक्शन कहना चाहता हूं, परचेज्ड अ मशीन रुपीज 10,000, फॉर रुपीज 10,000। एक मशीन हमने परचेज की 10,000 की, ठीक है। अगर मैं देखूं मशीन इज एन एसेट आया, मशीन इज एन एसेट। अपने अब देखना है बिजनेस के कैश से उठा, चलो मान के चलते हैं कि मतलब हमसे कैश निकला, तो कैश इज एन एसेट, कैश माइनस हो गया, मशीन प्लस हो गई, मशीन आई और कैश चला गया। कैपिटल वैपिटल पे कुछ फर्क नहीं, ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट। अब ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट में क्या है, ये जो हमारे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये जो होते हैं ये सी प्लस एल, तो इनमें ये ब्यूटी होती है कि भाई हम इनको ट्रीट करते हैं 3 एलिमेंट्स, वी ट्रीट देम एज अ 3 एलिमेंट्स। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो इन 3 एलिमेंट्स पे फर्क पड़ता है। मिनिमम एटलीस्ट यूजुअली 2 एलिमेंट्स पे फर्क पड़ता है। ये एसेट कैपिटल या कैपिटल एसेट या एसेट लायबिलिटी या लायबिलिटी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज लेते हैं हम उसके लिए कोई चीज देते हैं। फाइन, मैंने मशीन ली तो मैंने कैश दे दिया, परचेज, कैश आया, मशीन आई एंड कैश चला गया, एक चीज आई एक चीज चली गई, एसेट में इंक्रीज हो गई, एसेट में डिक्रीज हो गई, लेकिन यूजुअली बाकी सारी चीजें इक्वल नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलते स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹20,000, इसमें एक बड़ी ब्यूटी है कि मतलब कैश इज एन एसेट एंड यहां से हमें कैपिटल, ये जो पैसा था, ये पैसा बेसिकली बिजनेसमैन ने दिया था अपने बिजनेस के अंदर। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर देता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। आप देखिए मतलब एसेट भी इंक्रीज हो गया बिजनेस के अंदर, सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट, और जो हम बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट की बात कह रहे थे, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो दोनों चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो गई। और आप देख भी सकते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं कोई भी चीज कह सकता हूं, मैंने कहा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ अपने कैश से 20,000 से, या किसी से उधार लिया 30,000, तो 2 चीजों से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उस टाइम एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ड्यूअल एंटिटी कांसेप्ट में, कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और नॉट। हम इससे प्रूव करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा रहता है। इसी चीज को हम कहते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन से बेसिकली हम अकाउंट्स को प्रूव करते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम को फाउंडेशन बनती है।
जो अकाउंटिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम, और उस डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन जो है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसको हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि भाई कैसे जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आती है और एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे कैसे फर्क आता है। मैं आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत सारी यहाँ पे डिस्कस करूंगा और मैं दिखाऊंगा कभी क्या क्या इफेक्ट रहता है, एसेट इंक्रीज तो एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज तो कैपिटल इंक्रीज, एसेट डिक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज, एसेट इंक्रीज तो लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज तो लायबिलिटी डिक्रीज। तो ये रिलेशन रहती है, इसमें हमें देखना पड़ता है। या यूजुअली अगर एक्सपेंसेस होती है तो कैपिटल्स कम होते हैं, हमें देखना है कैपिटल किस किस चीज से कम होती है, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो इन चीजों की जो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। मैं यहाँ पे एक ब्रीफिंग करना चाहूंगा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी को। मैं इन तीन एलिमेंट्स के इफेक्ट्स दिखाना चाहूंगा जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, हाउ वी विल हैव द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर देखना है कि कैसे इफेक्ट होते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मान के चलते हैं, मैं एक ट्रांजैक्शंस पहले डिस्कस करूंगा, दो ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट ही इंक्रीज होंगे, एसेट ही डिक्रीज होंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹10,000। इसमें फर्नीचर आया, एसेट आया, और कैश एसेट गया। फर्नीचर इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट एंड कैश इज इन करंट एसेट। एक चीज इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी। तो फर्नीचर इंक्रीज, कैश डिक्रीज। इट मींस ये जो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी इसमें एसेट ही इंक्रीज, एसेट ही डिक्रीज। फाइन। मैं एक दूसरी ट्रांजैक्शन दिखाना चाहूंगा। से फॉर एग्जांपल यही एसेट मैंने परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष ₹20,000। इसमें मशीनरी आई, इट्स एन एसेट, इंक्रीज हुआ एसेट, फाइन। एंड हमारा क्रेडिटर एक इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर एक इंक्रीज हो गया जिसका नाम है सुभाष। यहां पे अगर हम देखेंगे एसेट इंक्रीज, मशीनरी इंक्रीज और क्रेडिटर भी इंक्रीज। क्रेडिटर मींस लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जब हमने कैश में की तो एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। जो ही हमने क्रेडिट पे की तो एसेट इंक्रीज तो लायबिलिटी भी इंक्रीज। अब जब हम इसको पे करेंगे, से फॉर एग्जांपल कैश पे टू सुभाष 20,000। कैश इज एन एसेट, डिक्रीज, कम हो गया। एंड सुभाष वाज अ क्रेडिटर, एक लायबिलिटी थी, ये भी डिक्रीज हो गया। फाइन। ये भी एक रिलेशन है, मतलब हमें ट्रांजैक्शंस में चेक करनी पड़ेगी किससे, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज हुआ लायबिलिटी डिक्रीज हुई, या एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट ही डिक्रीज हुआ, या एसेट इंक्रीज तो कैपिटल इंक्रीज। लाइक ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। फाइन। ऐसे लिखते हैं अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के अंदर कैश आया, इट्स एन एसेट, इंक्रीज हो गई, कैश एसेट इंक्रीज हो गया। फाइन। और ये पैसा जो है ये मालिक ने दिया, इस मालिक के पैसे को बिजनेस में नाम रखेंगे कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे एसेट भी इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज, और देयर आर सम ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल यहां पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कैपिटल तीन चीजों से डिक्रीज होती है। ड्राइंग इससे माइनस होती है, लॉस कोई होगी लेस होती है, फाइन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या कोई एक्सपेंस होगी उससे भी माइनस चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज किससे कैपिटल होती है? इनकम से, गेन से, या कोई प्रॉफिट हो जाएगा। इन तीन चीजों की वजह से कैपिटल प्लस हो जाती है। फाइन। और जब भी बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन क्या पैसा डालेगा, अपनी जेब से कोई भी पैसा डालेगा, तो कैपिटल तब इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बेसिकली मुझे थोड़ा सा दिखाना था
This is called accounting equation, and it is proved by this accounting equation that asset is equal to capital plus liability. तो डबल एंट्री सिस्टम, कोई चीज हम गेट करते थे, ऑन द सेम टाइम कोई चीज गिव करते हैं. हमने मशीन लाई तो हमारे पास मशीन गेन हो गई. ऑन द सेम टाइम अगर हमने पैसा दिया तो कैश हमारे से डिक्रीज हो गया, सेक्रीफाइस हो गया. कैश नहीं दिया तो हमने वादा किया तो फ्यूचर में तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो डिक्रीज हो गया. तो हमें ये सब चीजें देखनी है. अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हमें प्रूव करना है कि भाई एसेट इज इक्वल टू ऑलवेज कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ये राइट हैंड साइड मान लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए. हमें ये प्रूव करना होता है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल. तो डबल एंट्री सिस्टम की ये फाउंडेशन में बार बार कहूंगा. तो इसी की मदद से हम अपने आगे जर्नल भी कर पाएंगे. और देयर आर सम अदर रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे की मदद से भी. लेकिन अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करने की. फाइन, थैंक यू वेरी मच.